नमस्कार दोस्तों। मैंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर दो वीडियो बनाई है कि कैसे भारत के खुफिया एजेंट पाकिस्तान में जाके भिखारी तक बनते हैं, कैसे भारत के खुफिया एजेंट पाकिस्तान में जाके दूसरी शादी तक करते हैं, वहां की सेना में शामिल भी होते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं और भारत को बाहरी संकटों से बचाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं रॉ के एक ऐसे एजेंट के बारे में बात करूंगा जो डबल एजेंट का काम करता था। तो दोस्तों, ये भारत की तरफ से भी काम करता था और अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी की तरफ से भी काम करता था, वो भी भारत के खिलाफ। और दोस्तों, इसकी जो मौत हुई थी एक ऐसे संदिग्ध परिस्थिति में हुई 2016 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये रॉ एजेंट कौन है, कैसे ये भारत के खिलाफ गया, कैसे ये पता चला कि ये भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है। सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है रविंदर सिंह से। आप लोगों को ये नाम काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल पे रविंदर कौशिक के ऊपर एक वीडियो डाली है, जो कि भारत के रॉ एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाके दूसरी शादी करी और वहीं पर जाके इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, रविंदर सिंह और रविंदर कौशिक ये दोनों नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के काम काफ़ी अलग हैं। एक ने भारत के लिए जान दे दी और एक ने कुछ पैसों के लिए भारत की खुफिया जानकारी दूसरे देश के खुफिया एजेंसी को दे दी। तो दोस्तों, रविंदर सिंह डबल एजेंट का काम करते थे। वो भारत के लिए भी काम करते थे और वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए भी काम करते थे, वो भी भारत के खिलाफ। तो दोस्तों, जो रविंदर सिंह थे वो पहले भारत में आर्मी में थे और धीरे धीरे करके ये आर्मी में जनरल के पद तक पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेते हैं जानबूझ के। आर्मी में जनरल के पद से रिटायर होने के बाद ये रॉ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले सीनियर अधिकारी इनको रॉ में शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको किसी रीज़न की वजह से रॉ में ले लिया जाता है और फिर इसके बाद इनकी ड्यूटी दूसरे देशों में लगाई जाती है, जैसे कि सीरिया और हॉलैंड। काफ़ी टाइम तक की सीरिया और हॉलैंड में काम करते हैं और फिर इसके बाद इनकी पोस्टिंग दोबारा दिल्ली के अंदर जो रॉ का हेडक्वार्टर है वहीं पे कर दिया जाता है। काफ़ी सालों तक ये दिल्ली के अंदर रॉ के हेडक्वार्टर में काम करते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये रॉ के अंदर जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा पद होता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके टाइम गुजरता रहता है और 2004 अप्रैल के महीने में एक शाम क्या होता है, जब सारे रॉ एजेंट या फिर हम कह सकते हैं रॉ के अधिकारी शाम 6 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकलने वाले होते हैं, तभी बहुत सारी भीड़ रॉ के जो हेडक्वार्टर है वहीं आसपास इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि जितने भी अधिकारी अपने ऑफिस से निकल रहे थे वो सारे लोग नीचे इकट्ठा हो रहे थे और वहीं पर जाके भीड़ लग रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जितने भी अधिकारी रॉ के ऑफिस से निकल रहे थे सबकी चेकिंग हो रही थी, फुल टू फुल चेकिंग हो रही थी। मतलब उनके पास क्या कागज है उस टाइम, क्यों ये कागज घर पे ले जा रहे हैं, या फिर ले जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास उस टाइम प्रेजेंट थे जब वो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। सारी चीज़ों की चेकिंग हो रही थी। तो दोस्तों, जो रविंदर सिंह थे उस टाइम वो ऑफिस में बैठे हुए थे और अक्सर वो क्या करते थे, अपने ड्राइवर को बुलाते थे। उनका ड्राइवर ऑफिस के पास आता था, फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस से निकलते थे और जाके कार में बैठते थे। इस बार भी रविंदर सिंह ने अपने ड्राइवर को कॉल किया, उनका ड्राइवर आया और इसके बाद उनके ड्राइवर ने साथ ही साथ ये भी बोला कि सर, ऑफिस के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है, इसलिए मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो रविंदर सिंह ने पूछा कि भीड़ क्यों लगी है, जरा बताओ। तो ड्राइवर ने बताया कि शायद यहाँ पे कोई चेकिंग हो रही है, जो भी लोग ऑफिस से निकल रहे हैं सबकी अच्छे से चेकिंग हो रही है। इसके बाद कुछ टाइम बाद रविंदर सिंह भी ऑफिस से एक सूटकेस लेके बाहर निकलते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। तो दोस्तों, वो सीनियर पद पे थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पहली बार रॉ में ऐसा हो रहा था कि सारे छोटे से लेके बड़े ऑफिसर तक सबकी चेकिंग हो रही थी।
इसके बाद रविंदर सिंह की भी चेकिंग होती है, लेकिन रविंदर सिंह के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और फिर इसके बाद रविंदर सिंह घर चले जाते हैं। करीब एक हफ्ते बाद रॉ के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उन सबकी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में रविंदर सिंह भी थे। तो रविंदर सिंह ने इस मीटिंग में जो ये चेकिंग हुई थी इसका मुद्दा उठाया और बोला कि ये सही बात नहीं है कि रॉ के अंदर जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी ऐसी चेकिंग हो रही है। तो जो उस टाइम के जो रॉ के चीफ थे सीडी सहान, वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल चेकिंग थी और ऊपर से ऑर्डर आया था, इस वजह से चेकिंग हो रही थी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुन के रविंदर सिंह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो उस दिन चेकिंग हुई थी वो चेकिंग रविंदर सिंह के लिए ही हुई थी, लेकिन उस दिन रविंदर सिंह के पास कुछ भी नहीं मिला था। उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि जब शायद ड्राइवर ने उनको बताया होगा कि नीचे चेकिंग हो रही है, तो उन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखा जिससे उनके ऊपर शक जाए। तो दोस्तों, इसके बाद जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जब वो लोग सोचते हैं कि और किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन रविंदर सिंह ने ही क्यों आवाज़ उठाई कि चेकिंग क्यों हो रही है, इसके बाद क्या होता है, जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनका शक रविंदर सिंह के ऊपर पूरी तरीके से ठोस हो जाता है और रविंदर सिंह के ऊपर एक अलग तरीके से चेकिंग होने लग जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद जो CIU जो कि काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उन सारे अधिकारियों को रविंदर सिंह के ऊपर लगा दिया जाता है। मतलब जो CIU के जो लोग होते हैं ये भी एक तरह के एजेंट होते हैं। ये एजेंट जो अधिकारी लोग होते हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो रविंदर सिंह है उनके पूरे घर से लेके पूरे ऑफिस तक जितनी भी एक्टिविटी ये करता है सारी चीजें को ऊपर नजर रखने लग जाते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, रविंदर सिंह की कार में एक बग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, रविंदर सिंह कार में बैठ के किससे बात कर रहा है या फिर फोन पे क्या बात कर रहा है, वो सारी चीजें पूरे CIA के लोगों को सुनाई देता है। और फिर धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं, रविंदर सिंह के घर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कैमरे लगा देते हैं, बहुत सारे माइक लगा देते हैं, और फिर रविंदर सिंह के घर के आसपास भी बहुत सारे एजेंट होते हैं। रविंदर सिंह के घर के आसपास एक सब्जी वाले को भी रख दिया जाता है जो कि रॉ का और CIU का भी एजेंट होता है। और इसके अलावा जो रविंदर सिंह के यहाँ पोस्टमैन आता है वो भी CIU का एजेंट होता है। और भी कई तरीकों से रविंदर सिंह के ऊपर नजर रखी जाती है। कुछ महीनों तक रविंदर सिंह के ऊपर ऐसे ही नजर रखी जाती है, लेकिन CIU को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो दोस्तों, जो ये एजेंट थे ये ज़्यादातर ये देख रहे थे कि रविंदर सिंह किसी विदेशी या फिर किसी अमेरिकी आदमी से तो मुलाकात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारे एजेंट थे, हमारे रॉ के ऑफिसर थे, उनको इसी बात का शक था कि रविंदर सिंह CIA की तरफ से काम करता है। काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चलती रही, लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक दिन हमारे जो एजेंट होते हैं जो जासूसी कर रहे थे रविंदर सिंह के ऊपर, उनको एक शक होता है कि रविंदर सिंह जो उनका लैपटॉप है उसके थ्रू वो वीडियो कॉलिंग करते हैं CIA के हेडक्वार्टर में। वहाँ पे वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले तो ऑफिस से प्रिंट आउट करके अपने पास ले आते हैं सीक्रेट तरीके से, और फिर एक टेक्निक होती है FTP, जिस तरीके से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू सारा डाटा भेजा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारे एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफिस में जितने भी प्रिंटिंग मशीन थे उनके ऊपर एक डिवाइस लगा देते हैं। वो डिवाइस क्या करता है कि जब भी कोई आदमी कोई प्रिंट आउट लेता है तो उस प्रिंट आउट की एक एक्स्ट्रा कॉपी उस प्रिंटर के अंदर भी सेव हो जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, रविंदर सिंह पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों का प्रिंट आउट लेता है और सारा डाटा उस प्रिंटर के अंदर सेव हो जाता है। और जब रविंदर सिंह घर चला जाता है उसके बाद जो हमारे एजेंट होते हैं वो आते हैं और उस प्रिंटर को खोलते हैं और सारा डाटा देखते हैं कि रविंदर सिंह ने क्या चीज़ें कॉपी करी है।
इन सारी चीज़ों को, डाटा को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि रविंदर सिंह बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट आउट करते थे जो उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि रॉ के अंदर ऐसा होता है कि जो इंसान जिस केस पे काम कर रहा है सिर्फ उसी डाटा को वो देख सकता है और ले जा सकता है। लेकिन जो रविंदर सिंह थे वो ऐसे डाटा को भी ले जाते थे जो डाटा या जिस डाटा के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। और जितने भी वो डाटा ले जाते थे वो ज़्यादातर अमेरिका से रिलेटेड होते थे, जैसे कि सीरिया या फिर अमेरिका, जिन देशों से अमेरिका की दुश्मनी चल रही है उन देशों से रिलेटेड डाटा ही होता था। इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे एजेंसी थे उनके पास एक पुख्ता सबूत मिल गया था कि रविंदर सिंह भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है। और फिर क्या होता है, रविंदर सिंह के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी होने लग जाती है। तो दोस्तों उस टाइम जो हमारे एनएसए थे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर, अभी के टाइम में जो हमारे एनएसए हैं वो अजीत डोभाल हैं, जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। और उस टाइम जो एनएसए थे ब्रजेश मिश्रा थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब की। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की परमिशन ली जाती है रविंदर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जो उस टाइम के एनएसए होते हैं वो मना कर देते हैं गिरफ्तारी के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 2004 के आसपास चुनाव आने वाला था और उसी महीने में ही चुनाव था, जिसकी वजह से इस एक्शन को रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि चुनाव के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके रविंदर सिंह को इस बात की भनक लग जाती है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जासूसी हो रही है। तो रविंदर सिंह जो सीनियर अधिकारी होते हैं रॉ के, उनसे बोलते हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी ये बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई जासूसी नहीं हो रही, हम लोग तुम पे शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन रविंदर सिंह को इस बात का यकीन हो जाता है कि उनके ऊपर जासूसी हो रही है। इसके बाद क्या होता है, रविंदर सिंह के ऊपर जो जासूसी का काम था वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो एजेंट थे उनको लगता है कि अभी फिलहाल पॉलिटिकल रीजन की वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और रविंदर सिंह को इस बात की खबर भी लग गई है कि शायद इनकी जासूसी हो रही है, तो हो सकता है ये देश छोड़ के भाग ना जाए, इसलिए रविंदर सिंह की जासूसी बढ़ा दी जाती है। एक शाम क्या होता है, 6 अप्रैल की बात है, शाम के आसपास जो रविंदर सिंह की वाइफ हैं वो बाहर निकलती हैं और अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाती हैं। और फिर जो रिलेटिव होते हैं वो रविंदर सिंह के यहाँ आते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और वो रिलेटिव जो होते हैं वो वापस अपने यहाँ चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो रॉ एजेंट होते हैं वो नज़र रखते हैं। और फिर धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है, और सुबह होने के बाद जो हमारे एजेंट होते हैं वो महसूस करते हैं कि नॉर्मल जो रविंदर सिंह जो अपनी दिनचर्या रखते थे वो थोड़ी अलग लग रही है। मतलब रविंदर सिंह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही उनकी वाइफ कहीं दिखाई दे रही है, और ना ही ये लोग रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। तो काफी थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद रॉ एजेंट क्या करते हैं, अपने एक जासूस पोस्टमैन को उनके घर भेज देते हैं बेल बजाने के लिए और पता करने के लिए। तो वो पोस्टमैन घर पे जाके दरवाजे की घंटी बजाता है और सामने नौकर आता है। नौकर पूछता है सर क्या हुआ। उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो बोलता है कि हमें आपके सर से मिलना है, उनको एक लेटर देना है। इसके बाद क्या होता है, नौकर बोलता है कि सर और मैडम तो पंजाब में किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं। जैसे ही ये सारी चीजें पोस्टमैन सुनता है वो इस बात को रॉ के एजेंट को बताता है। इसके बाद जो एजेंट होते हैं वो चौंक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि रविंदर सिंह और उनकी वाइफ यहाँ से वापस गए नहीं है, बस एक बार उनकी वाइफ गई थी जो कि वापस आ गई थी। इसके बाद जो हमारे जासूस होते हैं वो चारों तरफ इधर उधर ठिकानों पे जाने लग जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि रविंदर सिंह जो घर का खुफिया रास्ता होता है, एक उन्होंने रास्ता बना रखा था, वहां से होते हुए वो सड़क के माध्यम से नेपाल बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। और नेपाल बॉर्डर पे पहुंचने के बाद उनका एक हैंडलर होता है। तो दोस्तों हर एक जासूस का एक हैंडलर होता है जो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जब जासूस को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती
होती है तो जो हैंडलर होता है वो इधर उधर से जुगाड़ करता है। तो दोस्तों जो रविंदर सिंह का हैंडलर था वो अमेरिका का CIA एजेंट था। वो रविंदर सिंह को नेपाल के बॉर्डर पे ले जाता है, वहां पे एक होटल में रुकवाता है और फिर जो नेपाल में जो अमेरिका की जो एजेंसी होती है वहां से वो पासपोर्ट बनवाता है और पासपोर्ट के थ्रू वो नेपाल से जो रविंदर सिंह होता है अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चला जाता है। तो दोस्तों रविंदर सिंह की एक बेटी थी जो कि अमेरिका में पहले से पढ़ती थी और फिर इसके बाद जब हमारे एजेंट को ये सारी चीजें खबर मिलती हैं तो हमारे एजेंट जो CIA के लोग थे उनको बोलते हैं कि हमारा एक बंदा तुम्हारे यहाँ जासूसी का काम करता था, हमारा एक बंदा तुम्हारे लिए जासूसी का काम करता था, उसका नाम रविंदर सिंह है और हमें शक है कि तुम लोगों ने उसको गलत तरीके से अमेरिका भिजवाया है। तो नॉर्मली जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एजेंसी कभी भी अपनी कोई गलती नहीं मानती, तो जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी होती है वो लोग भी मना कर देते हैं कि हम किसी भी रविंदर कौशिक को नहीं जानते और ऐसा कोई बंदा हमारे लिए कोई जासूसी का काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे करके रविंदर कौशिक भारत छोड़ के अमेरिका पहुंच जाता है और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी वो रविंदर कौशिक को उनके पद से हटा देती है और ये सिद्ध हो जाता है कि रविंदर कौशिक CIA की तरफ से काम करते थे। तो दोस्तों रविंदर कौशिक जब अमेरिका पहुंच गए तो जो CIA के लोग थे धीरे धीरे करके रविंदर कौशिक को दरकिनार करने लग गए। जैसे कि आप लोगों को पता है जब तक कोई आदमी काम का होता है तब तक उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जैसे जैसे उसका काम खत्म होने लगता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जो रविंदर सिंह थे वो भारत से भी भाग चुके थे तो वापस वो भारत आ नहीं सकते थे और वहीं दूसरी तरफ जो CIA के एजेंट थे वो भी रविंदर कौशिक को छोड़ चुके थे, मतलब उन लोगों ने मना कर दिया था कि अब तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे। ऐसा कहा जाता है रविंदर सिंह अपने आखिरी दिनों में बहुत गरीबी में जिए और उनको कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। करीब 12 सालों तक रविंदर कौशिक अमेरिका में छुपे रहे और उनका क्लियर पता नहीं मिल पा रहा था 12 सालों तक। लेकिन 2016 में पता चला कि उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है या तो रॉ एजेंट के लोगों ने मिलके या फिर CIA ने ही रविंदर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी अपने देश के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हारी ना तो अपने देश में कोई पूछताछ हो और ना ही किसी दूसरे देश में कोई पूछताछ हो, क्योंकि जब लोग अपने ही देश को धोखा देते हैं तो जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो तो उसको भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि जो इंसान अपने देश को धोखा दे सकता है वो इंसान आने वाले टाइम में पैसों के लिए उनको भी धोखा दे सकता है। इसलिए उस आदमी का यूज तब तक ही किया जाता है जब तक वो काम का होता है, इसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे रविंदर सिंह CIA के एजेंट बने। जब रविंदर सिंह सीरिया जाके जासूसी कर रहे थे तो उसी टाइम CIA की एक महिला एजेंट जो कि हनी ट्रैप के थ्रू रविंदर सिंह को अपने चंगुल में फंसा लेती है। हनी ट्रैप मतलब वो लड़की रविंदर सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है या फिर शायद उनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेती है और उसी का यूज करके रविंदर सिंह को CIA में मिला लिया जाता है या फिर भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हनी ट्रैप के थ्रू रविंदर सिंह को CIA का एजेंट बनाया जाता है। तो दोस्तों अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत में अपने जासूस छोड़े। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और भारत उस युद्ध को जीत गया, इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण होता है। जब अमेरिका को ये बात पता चलती है कि भारत ने एक नए देश का निर्माण कर दिया है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले टाइम में भारत एक महाशक्ति बनेगा। तो इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए कि भारत आने वाले टाइम में कौन कौन से कदम उठाने वाला है, उस चीज़ के लिए उसने अपने एजेंट धीरे धीरे करके भारत में डालने शुरू कर दिए। एक टाइम ऐसा था कि जब कहा जा रहा था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर जो कि एक कैबिनेट मंत्री है वो CIA का एजेंट है, लेकिन इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं हुई।
इसके बाद दूसरा रीजन ये था कि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, वो भी अमेरिका से छिपा के, जब अमेरिका को इस बात की खबर लगी तो अमेरिका को लगा कि कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर भी अपना एक एजेंट डालना होगा जो भारत की हरकतों पे नजर रखे। तो दोस्तों, अगर भारत इस चीज को अमेरिका को बता देता कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो अमेरिका कभी भी इस चीज की मंजूरी नहीं देता। इन सारे रीजन की वजह से अमेरिका ने अपने एक एजेंट को भारत के रॉ एजेंट के अंदर छोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रविंदर सिंह की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और जाते जाते नीचे कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।